Good afternoon to all. Today's topic is recreational therapy for the GNM second year student under mental health nursing. So, although we are done with the psychotherapist, so today I just selected the topic for the revision purpose. So, let's talk about the recreational therapy. तो पहले बात करेंगे हम recreational therapy होती क्या है. तो क्या होता है, रिक्रिएशनल थेरेपी इज डिफाइंड एज द treatment service designed to restore, remediate, and rehabilitate a person's level of functioning and independence in the life activities to promote the health and the well-being, as well as reduce or eliminate the activity limitations and restriction to the participation in life situations caused by an illness or disabling condition. So this definition was given by the American Therapeutic Recreational Association in 2009. क्या बोला है यहाँ पे कि अगर कोई पर्सन को कोई बीमारी होती है या कोई डिसेबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो अब अपनी पुरानी लाइफ को नॉर्मली नहीं लिव कर पा रहा था, अपनी ऑक्यूपेशन को प्रॉपरली अटेन नहीं कर पा रहा है वापस से, तो उसके बाद हम लोग पर्सन को ट्राई करते हैं रिहेबिलिटेट करवाने में, उस फंक्शनिंग को रिस्टोर करने में, सो दैट कि पर्सन एक इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी सोसाइटी में जी सके और सर्वाइव कर सके, और अलॉन्ग विद दैट थिंग उसकी हेल्थ भी प्रमोट हो, वेलनेस भी प्रमोट हो, और एलिमिनेट द एक्टिविटी लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शन टू द पार्टिसिपेशन इन द लाइफ सिचुएशंस. ठीक है. Next is the recreational therapy is a skill therapy provides as a active treatment. Recreational therapy is recognized as an allied health discipline by the Commission of Accreditation of Allied Health Education Program and encompasses trained professionals dedicated to providing outcome-based therapeutic recreation service to all the citizens. तो इसमें क्या होता है, जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, पर्टिकुलरली जो हमारा साइकोथेरापिस्ट है, मतलब इफ़ अ पर्सन इज साइकोथेरापिस्ट दे इवन हैव देयर सब स्पेशलिटी. तो हियर द रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट इज़ रिक्वायर्ड, जो पर्सन को हेल्प करेगा टू रिलीव और टू गेट बैक टू हिज प्रीवियस लाइफ, जहाँ पे ही कैन सर्वाइव इन दी न्यू एनवायरनमेंट और कैन से विद न्यूअर कंडीशंस. अगर कोई इसी टाइप का लॉस हुआ है पर्सन को, उसके बावजूद भी अगर पर्सन लाइफ में आगे बढ़ सके और अपनी नॉर्मल लिविंग जी सके और अपने ऑक्यूपेशन को अटेन या कैप्ट मतलब मेंटेन करे रखे, तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड रिक्रिएशनल थेरेपी. इट्स काइंड ऑफ अ रिहेबिलिटेशन. पर्सन को हम बीमारी के बाद रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं. पर्पज़ क्या होता है कि सो दैट वो मैक्सिमम ऑफ द फंक्शनिंग जितना हो सके उतनी चीज़ें एक्वायर कर सके, और उन जो चीज़ें और जो एक्टिविटीज़ वो न्यू लर्न कर रहा है उनके साथ वो सोसाइटी में सर्वाइव कर सके. तो रिक्रिएशन भी वही चीज़ होती है. हाउ डिड रिक्रिएशनल थेरेपी डेवलप? सो द रिक्रिएशनल थेरेपी प्रोफेशन कैन बी ट्रेक्ड बैक टू the 1850s when Florence Nightingale proposed the recreation experiences could be drawn upon to improve the human condition. ठीक है. रिक्रिएशनल थेरेपी का कंसेप्ट हमारी नो एवरीवन फ्लोरेंस नाइटिंगेल शी हैड प्रपोज दिस कंसेप्ट कि पर्सन सो दैट वो अपनी ह्यूमन कंडीशन इम्प्रूव होती जाए और वो अच्छे से सर्वाइव कर सके. In 1931, the American Red Cross began hiring recreation hospital workers. और उसके बाद ये कम इनटू होता गया कि जो भी हॉस्पिटल है, अगर साइकेट्रिक हॉस्पिटल है जिन्हें असाइलम बोलते थे, या मेंटल हॉस्पिटल है, ओके, वहाँ पे रिक्रिएशनल वर्कर्स होने चाहिए. रिक्रिएशनल वर्कर मतलब पहले इफ़ देयर वाज नॉट स्पेशलिटी, तो वर्कर्स होते थे जो असिस्ट करते थे पेशेंट को to attain those activities, to perform those activity and to get skillful in those activities. तो maximum of the hiring होने लगी in the American hospitals. The term recreational therapy was first coined by Menninger brothers, who were enthusiastic for the inclusion of the recreational therapy as a treatment of a person with the mental health disorder. तो जो हमारी रिक्रिएशनल थेरेपी थी उसका नाम दिया था मेनिंगर ब्रदर्स ने
एंड उनका मेन फंक्शन या मेन रीज़न रिक्रिएशनल थेरेपी के पीछे यही था कि जो मेंटली इल पर्सन होते हैं, ऑल्दो वो सोसाइटी से कट आउट होते हैं, इट्स नॉट कि वो ऑलवेज डिपेंडेंट ही रहेंगे, सब मेंटल इलनेस ठीक होती हैं, पर्सन क्योर करता है टू सम एक्सटेंट, तो कुछ ना कुछ उनके पास सर्वाइविंग किट्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, स्टिल ही कैन डू द गार्डनिंग, वीडिंग कर सकता है, और क्या ग्रास कटिंग कर सकता है, लॉन्ड्री वर्क कर सकता है, तो जहाँ से उसको अर्निंग हो सके और वो एक सोसाइटी में लाइफ को अवेल कर सके, वो चीज़ें प्रोवाइड करें. तो दैट वाज द रीज़न बाय द मेनिंगस ब्रदर कि उन्होंने रिक्रिएशनल थेरेपी को कॉइन किया. Since the 1940s, recreational therapists have served as active member of the interdisciplinary team addressing the psychological and the physical rehabilitation need of the consumer. Okay, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि अगर कोई मेंटल हॉस्पिटल है, इवन इन द नॉर्मल हॉस्पिटल्स, जो जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे भी एक डिसिप्लिनरी टीम्स होती हैं, डॉक्टर और फिजिशियन, नर्स, देन द डाइटिशियन, देन द फिजियोथेरापिस्ट, ऑल मतलब ऑल वर्क इन कोलैबोरेशन, तभी हम लोग एक पेशेंट को कंप्लीट वेलनेस की तरफ या हेल्थ प्रमोशन की तरफ लेके जा पाते हैं. तो 1940 से रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट को भी इंक्लूड किया गया एज अ एक्टिव मेंबर इन दैट इंट्राडिसिप्लिनरी टीम. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडिकेशन, हम किस किस कंडीशंस में रिक्रिएशनल थेरेपी करवा सकते हैं. फर्स्ट इज़ द डिप्रेसिव डिसऑर्डर. अगर पर्सन को डिप्रेशन है, इन दैट केस हम लोग पर्सन को रिक्रिएशनल थेरेपी दिलवा सकते हैं. यहाँ पे डिप्रेसिव पेशेंट को रिक्रिएशनल थेरेपी करवाने का रीज़न सिर्फ एक है, सो दैट उसका माइंड डाइवर्ट हो, जो उसके कॉन्टिन्यूस डिप्रेसिंग थॉट्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से पर्सन अपने आप को विदहोल्ड कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है सोसाइटी से, उन थॉट्स को वो एक टाइम असाइड करके अपनी नॉर्मल लिविंग के लिए या अपना मूड मतलब मूड एलिवेट करने के लिए, हैप्पी होने के लिए इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है. नेक्स्ट इज़ द मेनिया डिसऑर्डर. सो मेनिक डिसऑर्डर का रीज़न इज़ दैट कि जो मेनिक पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं. अगर वो हाइपर एक्टिव रहते हैं तो मीन देयर आर चांसेस वो खुद को हार्म कर सकते हैं, औरों को भी हार्म कर सकते हैं. बट अगर रिक्रिएशनल थेरेपी है और पर्सन को एक रिक्रिएशनल थेरेपी में इंक्लूड किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल हम लोग उसको देते हैं कुछ काउंटिंग वर्क, तो पर्सन का फोकस उस काउंटिंग वर्क पे रहेगा इंस्टेड ऑफ गेटिंग, मतलब ऐसी एक्टिविटी मेनिक पेशेंट्स को हम देते हैं जो पर्सन को एक जगह पे रोक के रख सके. फॉर एग्जांपल काउंटिंग दे दिए, बीड काउंटिंग दे दी कि एक एक बीड को काउंट करते रहो, आपको हमको एंड में बताना है कि कितने बीड काउंट हुए. और जो मेनिक पेशेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो मुझे पूरा करना है, क्योंकि आई एम तो सुपर विद द सुपर पावर्स और मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ. तो इसलिए अगर वैसे रखेंगे, पर्सन एक ही एक्टिविटी में एंगेज रहेगा, इंडल्ज रहेगा, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं पर्सन के टू रिड्यूस डाउन द रिस्क फॉर हार्म टू सेल्फ एंड टू अदर्स. और एक एक्टिविटी कंप्लीट करने के भी इंसिडेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं. अदरवाइज मेनिक पेशेंट क्या होते हैं, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे रन करते हैं, दूसरी एक्टिविटी से तीसरी एक्टिविटी पे रन करते हैं, पर एक को भी कंप्लीट नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज द पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक. अगर पर्सन पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक है, पैरानॉइड का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि पैरानॉइड का मतलब होता है सस्पिशियस, भ्रम या शक, ठीक है. डिल्यूजन होता है इंसान को. डिल्यूजन का मतलब भी बता चुकी हूँ कि ऐसी कोई एक धारणा जो सोसाइटी में फॉलो नहीं होती है और सोसाइटी उसको मानती नहीं है, स्टिल वो पर्सन उस धारणा या उस बिलीफ को मानता है, और बहुत इतने पक्के तरीके से मानता है कि अगर कोई उसको बोले भी ना, नहीं तू गलत सोच रहा है या कुछ गलत है, तो वो उस चीज़ को नहीं मानता. टोल्ड यू इन द इंग्लिश दैट दीज आर द फॉल अनशेकेबल बिलीफ. फॉल्स मतलब जो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, अनशेकेबल मतलब आप उन बिलीव्स को पर्सन की लाइफ से निकाल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते. उनका माइंड उसके लिए मीन्स काइंड ऑफ फ्लक्चुएट, नॉट इट्स नॉट अ वर्ड, लाइक कि पर्सन को हम लोग मोल्ड नहीं कर पाते हैं,
और वो बिलीफ उसका कॉन्टिन्यूस रहता ही है। तो इसलिए पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है, अगर हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ डाल रहे हैं तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो पर्सन को मोर डिल्यूजनिस्टिक नहीं करेंगी, मोर सस्पिशियस नहीं करेंगी, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे शक वाली चीज़ में ना डालें, वैसे हम एक्टिविटीज़ चूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ द कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट। कैटाटोनिक मैंने आपको बता दिया था, 2 कंडीशन होती हैं कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में, या तो पर्सन स्टूप्रस होता है या एक्साइटेड होता है। एक्साइटेड में क्या होता है कि पर्सन हाइपर एक्टिव होता है विद द स्किज़ोफ्रेनिया वाले ऑल द सिम्टम्स, बट अगर स्टूप्रस है तो पर्सन एक ही कंडीशन में रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर पर्सन ने एक पोजीशन ले लिया है, वो उसके लिए भी लाइक कंफर्ट नहीं दे रहा है, उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, स्टिल वो उसी पोजीशन में रहता है, मतलब रिजिड हो जाता है पर्सन, दैट इज कॉल्ड द स्टूप्रस कैटाटोनिक। तो उसमें भी सो दैट द पर्सन जो उसने एक पोस्चर पकड़ लिया है, एक ही जेस्चर को मेंटेन किए हुए है, उसको वो ब्रेक करे और कोई एक्टिविटी परफॉर्म करे। तो रीज़न इज़ हेयर फॉर द recreational therapy for catatonic schizophrenic patient. Next is antisocial personalities. अब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या हैं? इट्स नॉट कि ऑलवेज पर्सन अकेला ही करेगा। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में हम लोग एक ग्रुप वर्क भी करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एनवलप मेकिंग होता है, एक पर्सन एनवलप को फोल्ड करेगा, दूसरा पर्सन उसके एजेस फॉर्मुलेट करेगा, तीसरा पर्सन उसको गम लगाएगा, मतलब उसको अडहेयर कर चिपकाएगा, देन फोर्थ पर्सन उनको एक कंप्लीट पाइल्स में रखेगा, नेक्स्ट उस पर्सन उनको काउंट करेगा, नेक्स्ट पर्सन उनको एक्सपोर्ट करेगा, नेक्स्ट पर्सन उनको बेचेगा। मतलब इट इज़ अ ग्रुप थेरेपी जहाँ पे पर्सन का काम डिवाइडेड होता है। तो ऐसे में जो एंटी सोशल लोग हैं, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, सोसाइटी के साथ मिल मिला के नहीं चल पाते हैं, उन लोगों को भी हम ऐसी ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके सोशल बना सकते हैं। नेक्स्ट इज द डिमेंशिया। सो डिमेंशिया में मेनली जो हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ देते हैं, just to remind the person to the time place and person, कि पर्सन ओरिएंटेड रहे कि टाइम क्या है, प्लेस क्या है, पर्सन कौन है। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं डिमेंशिक पेशेंट्स को, और उनका रीज़न इज़ दैट कि वो एक्टिव रहें। उनकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो ऑब्वियसली लॉस तो कॉन्टिन्यूसली चलना ही है डिमेंशिया में, क्योंकि ब्रेन डिजेनरेट कर रहा है, बट अगेन रीज़न क्या है कि वो हो रहा है पर स्टिल पर्सन एक्टिव रहे। नेक्स्ट इज सब्सटेंस अब्यूज़। अगर सब्सटेंस अब्यूज़ की बात करते हैं तो जो हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती है, दैट इज़ जस्ट टू डाइवर्ट द माइंड ऑफ द पर्सन हु आर ऑन द विड्रॉल। मतलब कोई ऑब्वियसली जो हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, तो डी एडिक्शन सेंटर्स का एक ही रीज़न होता है जहाँ पे हम पर्सन को कोई भी वो सब्सटेंस लाइक अल्कोहल, ओपियम, कैनाबिस, मैरिजुआना और हेरोइन, देन आते हैं हमारे एलडीज़। तो ये सब जो है, अगर ये सब चीज़ें पर्सन ले रहा होता है और उसको अब छोड़ना है, वो डी एडिक्शन वार्ड में है, तो उसको एक ही रीज़न होता है फॉर द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कि उसका माइंड डाइवर्ट कर सके, एंड टू मेक हिम एंगेज इन द एक्टिविटीज़। वो काम करता जाएगा, उसका माइंड वो जो बार बार क्रेविंग होती है उस सब्सटेंस को लेने के लिए, ऑल्दो ही इज़ इन द डी एडिक्शन सेंटर, सम पीपल कम बाय देयर चॉइस कि मुझे छोड़ना है तो मैं डी एडिक्शन सेंटर में, कम केम बाय क्रिमिनल साइड, उन्होंने कोई ऑफेंस कर दिया है, देन उनको हमारा लॉज के थ्रू डी एडिक्शन सेंटर भेजा जाता है थ्रू कोर्ट, और कुछ होते हैं फैमिली मेम्बर्स लेके आए होते हैं। तो दे हैज़ द कॉन्टिन्यूस क्रेविंग, ऑल्दो उनके अंदर विल है कि मुझे छोड़ना है, बट क्रेविंग होती है, सब्सटेंसेस को छोड़ना इतना ईजी नहीं होता। फॉर दैट पर्पज़ कि उस क्रेविंग को, मतलब क्रेविंग इज़ लाइक बार बार इच्छा होना किसी चीज़ की लेने की, कि मुझे अभी तो लेना पड़ेगा वरना मैं मर भी सकता हूँ, मुझे सांस नहीं आएगा वरना, ये सब थॉट्स चलते हैं पर्सन के। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग सब्सटेंस अब्यूज से पर्सन का उस क्रेविंग को लेके, या उनका मतलब उस माइंड सेट को एक सब्सटेंस को लेके जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए
हम लोग पर्सन को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट इज द चाइल्डहुड एंड अडोलोसेंट डिसऑर्डर्स. तो चाइल्डहुड एंड अडोलोसेंट डिसऑर्डर्स आर लाइक कि पर्सन हाइपर एक्टिव है या ऑटिस्टिक है, वो इन्वॉल्व नहीं होता अदर पीपल्स के साथ, एंटी नॉट से एंटी सोशल पर सोशल विड्रॉल होता है उनमें, वो सोसाइटी के साथ मर्ज नहीं होते हैं, इंडल्ज नहीं होते हैं. तो फॉर दैट पर्पज और मेकिंग देम सोशल और मेकिंग देयर पर्सनैलिटी गेट grown up or they can survive in the society later on in their stages, तो उसके लिए हम recreational activities में involve करते हैं. Next is the recreation therapists are professionally trained practitioner who, मतलब रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट हम किन को बोलेंगे, मतलब उसने क्या क्या अचीवमेंट की होनी चाहिए, क्या क्या एडुकेशन उनके पास होनी चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए, सो दैट हम उनको रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट बोल सके. फर्स्ट, इंडिविजुअली असेसेस ईच पेशेंट. ठीक है, जो पर्सन को इंडिविजुअली असेस करने की एबिलिटीज और स्किल रखता हो. डिज़ाइन स्पेसिफिक थेराप्यूटिक गोल. ही शुड हैव दैट मच ऑफ द स्किल कि वो थेराप्यूटिक गोल डेवलप कर सके अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट टर्म, अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग टर्म, कि किस गोल को हम शॉर्ट टर्मली अटेन कर सकते हैं और दैट इज़ बेनिफिशियल. तो वो चीज़ें पर्सन में होनी चाहिए. नेक्स्ट इज प्लान इंटरवेंशन प्रोग्राम. सेम एज द नर्सेज, अगर नर्सेज गोल फॉर्मुलेट करती है देन उनको इंटरवेंशंस फॉर्मुलेट करने होते हैं और इंटरवेंशन को देन इम्प्लीमेंट करना होता है. सेम थिंग ये है. और डॉक्यूमेंट करता है, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस की जो उसने प्लान किया था वो इफेक्टिवली वर्कआउट हुआ, मतलब इवेल्युएट करेगा, आउटकम चेक करेगा कि जिस रीज़न के लिए उसने ये एक्टिविटीज़ अरेंज की थी, ये सब प्लान किया था, इज दैट वॉज फ्रूटफुल और नॉट. मतलब उसे वो अनचाहा नहीं, सॉरी, मनचाहा रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, कुछ पॉजिटिव आउटकम आ रहा है पेशेंट की तरफ से नहीं, वो इवेल्युएट करेगा. मैनेज द रिक्रिएशनल प्रैक्टिसेस, मतलब एक रिक्रिएशनल यूनिट को किन से डिपार्टमेंट को हेड करेगा. सो दैट आर, और जो रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट होते हैं सेम एज द साइकोथेरेपिस्ट, दे हैव देयर मास्टर डिग्रीज, दे कैन हैव दी subspecialization in the recreation, or there are the diploma courses even for the recreational therapist after their masters in normal psychotherapist course. Next are the, how are the recreational therapy services different from other therapies? So recreational therapy embraces a definition of the health which include not only the absence of the illness but extend to the enhancement of the physical, cognitive, emotional, social and the leisure development, so that the individual may participate fully and independently in chosen life pursuit. सो हे व्हाट इट इज़ सेड कि यहाँ पे सिर्फ हेल्थ की बात नहीं होती रिक्रिएशन में. रिक्रिएशन में पर्सन जो फिजिकली अगर डिसेबल हो गया है उसको हेल्प करते हैं, उसकी माइंड को शार्प करने के लिए काम करते हैं, उसके इमोशंस को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और सोशली, मतलब सोशली एक्सेप्टेबल हो जाए पर्सन, सोशल पर्सन बने, एंड देन जो उसका फ्री टाइम है उसको वो इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करे. इसके लिए हम एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, और सो दैट पर्सन अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली किसी की असिस्टेंस के बिना लिव ऑन कर सके. फॉर दैट रीज़न, ओके, the unique feature of recreational therapy that makes it different from other therapies is the use of the recreational modalities in the design intervention strategies. Although many of the treatment goals that a recreational therapist may work toward are similar to other disciplines on the rehabilitation team. Told you it is a kind of rehabilitation. जो हम लोगों के rehabilitation वाला work होता है उसी की तरह recreational activities होती हैं. The way the recreational therapist achieve those goals is what discusses with the unique services. Next comes like recreational therapists have assessed competences in like foundation of the professional practices,
recreation and the leisure services, individualized patient client assessment, प्लानिंग ट्रीटमेंट इंटरवेंशंस, वही सब चीज़ें जो मैं बता चुकी हूँ, उनको प्लान करने के बाद ही हैज़ टू इम्प्लीमेंट या शी हैज़ टू इम्प्लीमेंट दैट इंटरवेंशंस. आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग देयर शुड बी द continuous evaluation of the progress or the treatment, is it going in the positive way or not. Next is managing the recreational therapy practices, anatomy and the physiology, means even in the recreational therapy जो physiotherapist होते हैं वो involved होते हैं, so that the motor function should be also normal, person is able to achieve the physical strength even. Next is the human growth and the development, psychology, abnormal psychology, disabling conditions, counseling, cognitive and the educational psychology, group dynamic and the leadership qualities should be there, pharmacology, healthcare organization and delivery, legal aspects of healthcare. So all this the can say the responsibility of the recreational therapist in the recreational unit. What are the recreational therapist education qualification and the credentials? So I told you it already, so will not go over. Next is setting which employ recreational therapies. First is the acute care hospital. तो एक्यूट केयर हॉस्पिटल्स में भी, और एक्यूट केयर हॉस्पिटल्स का मेन फंक्शन यही होता है कि जो हमारे पर्सन है, जो मतलब एक चीज़ को डेल्ट अप करके उससे उभर के अब बाहर आ चुके हैं, वहाँ पे उनको प्रमोशन ऑफ द हेल्थ में हेल्प की जाए. नेक्स्ट इज द रिहैबिलिटेशन यूनिट इन एक्यूट केयर हॉस्पिटल. हर एक हॉस्पिटल में रिक्रिएशनल सेंटर्स होते हैं. देयर लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ और द स्किल्ड nursing facilities should be there. There should be, like in the nursing home even, comprehensive outpatient facilities. Okay, there are certain number of the daycare centers, old age centers, or can say the disabled person center, जहाँ पे particularly एक टाइप के ग्रुप के इंसान आते हैं, एक टाइप का इंसान आते हैं, वो एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, नए स्किल्स लर्न करते हैं, देन अपनी सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं. तो दैट इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट मेंटल बिहेवियरल हेल्थ एंड द साइकेट्रिक फैसिलिटीज़. ओके, जो हमारे ओपीडी पेशेंट्स होते हैं, मैंने जैसे बोला डे केयर सेंटर होते हैं, तो डे केयर सेंटर में वो आते हैं, वो अपने स्किल्स परफॉर्म करते हैं एंड दे गेट बैक टू देयर होम. और क्या होता है, इन पेशेंट, अगर पेशेंट वार्ड में ही एडमिटेड है तो हर एक वार्ड के स्केड्यूल बने होते हैं कि इस दिन इस वार्ड के पेशेंट्स आके रिक्रिएशनल एक्टिविटी करेंगे, इस दिन ये वाली. अब जब थेरेपिस्ट की बात आती है तो हर एक पेशेंट को ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी करवानी होती है इन पेशेंट से, रिक्रिएशनल भी करवानी होती है, बिहेवियरल भी होती है, फिजियोथेरेपी भी होती है. तो डेज जैसे आप लोगों का टाइम टेबल बना होता है एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, वैसे ही इन लोगों का भी पेशेंट्स का स्केड्यूल और टाइम टेबल फॉर्मुलेटेड होता है कि आज इस वार्ड के पेशेंट इस थेरेपी ले जाएंगे, इस वार्ड के इस थेरेपी के लिए. तो वैसे हम लोग उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज द एडिशनल सब्सटेंस अब्यूज़ रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़. ओके, अगर डी एडिक्शन सेंटर है तो वहाँ पे भी रिहैबिलिटेशन सेटिंग होती है. वहाँ पे हम लोग पर्सन को इधर कैरम में इन्वॉल्व किया, योगा करवाया, पेशेंट्स को एरोबिक एक्सरसाइजेस करवाए, एनारोबिक करवाए, पर्सन को स्पिरिचुअल चैंटिंग, जिससे भी मतलब माइंड डाइवर्ट होता है, म्यूज़िकल थेरेपी. तो ये सब चीज़ें हम लोग रिक्रिएशनल यूनिट में इन द रिहैबिलिटेशन सेंटर और द डी एडिक्शन सेंटर फॉर द सब्सटेंस अब्यूज़ और द एडिक्टेड पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर द पर्सन विद द डिसेबिलिटी. ओके, क्या होता है इन द मेट्रो सिटीज़ और कैन से द डेवलप्ड कंट्रीज़, होम हाउस स्पाइस केयर होती है. ओके, कि नर्स होती है, वो घर जाती है, वो पेशेंट को घर पे केयर करती है. सेम अगर कोई पर्सन डिसेबल है, वो हॉस्पिटल नहीं आ सकता, वो डे केयर सेंटर नहीं आ सकता, दे कैन अपॉइंट देयर ओन रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट जो उनको एक्टिव रखें. तो दीज आर द सेटिंग.
अडल्ट डे केयर सेंटर मैं बता चुकी हूँ, सेंटर फॉर द इंडिपेंडेंट लिविंग, जहाँ पे पर्सन को सर्वाइव करना सिखाया जाता है विद इन द सोसाइटी एंड बाय फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो उस वे में सोसाइटी में सर्वाइव करवाना सिखाया जाता है। पब्लिक एंड द प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स, आजकल एवरी स्कूल हैव देयर CCAs, को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को पर्टिकुलरली एक सेपरेट पार्ट दिया गया है। एंड देन इज द correctional institution are like for the जो हमारे अडोलोसेंट या बिफोर 18 के क्रिमिनल्स होते हैं उनको बाल सुधार दैट इज़ कॉल्ड बाल सुधार केंद्र। बाल सुधार केंद्र जाते हैं, वहाँ पे उनको एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं कि अगर आप जेल के बाद मतलब दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रिजन और वो उनकी पनिशमेंट होती है। तो जब वो उस जेल से या उस सेल से बाहर आएंगे तो वो सोसाइटी में कैसे सर्वाइव करेंगे, तो वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी उनको सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट इज द इंटरवेंशन यूज बाय रिक्रिएशनल थेरेपी। That is the behavioral modification can be used, cognitive retraining can be done, guided imagery, बताया था मैंने कि पर्सन को इमेजिन करवाना है कुछ अच्छी प्लेजरेबल चीज़ें और वो उसकी पिक्चराइजेशन करेगा, रिकलेक्शन करेगा कुछ मेमोरीज़ की जो उसे बहुत अच्छी लगती हैं, जो उसके मूड को एलिवेट करती हैं, उसको हैप्पी फील करवाती हैं। तो दैट कम इन द गाइड इमेजनरी। हम लोग पर्सन को सिचुएशन देते हैं, सिचुएशन में जाके फॉर एग्जांपल उसको हम आइज़ क्लोज करने को बोलते हैं। देन वी से देम कि मानो आप एक हिली एरिया में हो, सूदिंग हवाएं चल रही है, देयर इज़ द ब्रीज ऑफ द फ्लावर्स, अच्छी खुशबू आ रही है एंड यू आर इंजॉइंग द काइंड ऑफ अ मील जो आपको पसंद है, यू आर हैविंग द वाइन, यू आर हैविंग द काइंड ऑफ अ बिवरेज यू लाइक। तो पर्सन को सूदन अप करने के लिए हम लोग गाइडेड इमेजनरी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द प्ले थेरेपी स्किल्स। हम लोग प्ले थेरेपीज भी दे सकते हैं। जो चिल्ड्रंस हैं, जो अडोलोसेंट्स हैं, उनके लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटी से प्ले थेरेपी ही हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन कन्वर्जन डिसऑर्डर्स के साथ है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स के साथ है, हम उनको चेस सिखा सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं। और अगर कोई हाइपर एक्टिव बच्चा है तो उसको इन्वॉल्व करेंगे इन द काउंटिंग, गार्डनिंग कर सकते हैं वो। और अगर कोई बच्चा इज़ लाइक एंटी सोशल है बट वो पर्सन साथ में ही वो एथलेटिक भी है, तो वी कैन इन्वॉल्व इन हिम और हर इन लाइक बैडमिंटन, टेनिस, रनिंग, एवरी देयर, so that they can evolve or they can grow up. Next is remotivation. Remotivation is also a part of recreation, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फिजिकल लॉस हुआ, ठीक है, इफ एनी पर्सन हैज़ लॉस्ट हिज लेग, तो अ पर्सन ऑब्वियसली वो जो पर्सन 2 टांगों के साथ था पहले, वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था, अब उसको एक टांग के साथ फॉर द होल ऑफ द लाइफ जीना है। तो उस चीज़ को अडेप्ट करवाने में और दो पर्सन को अच्छे से सर्वाइव करवाने में और उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में हम लोगों को पर्सन को हेल्प करना होता है। फॉर दैट मोटिवेशनल क्लासेस भी होती हैं। नेक्स्ट इज द रियलिटी ओरिएंटेशन। अगेन सम अगर ठीक है किसी का, देखो अगर किसी का लेग लॉस हुआ है या फ्रैक्चर हुआ था, देन एम्प्यूट करना पड़ा, बाजू काटनी पड़ी फॉर सम रीज़न टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, तो अ पर्सन को हमें रियलिटी ओरिएंट करवाना होता है। क्योंकि कई बार ग्रीफिंग में पर्सन सिर्फ और सिर्फ डिनाइल में जाके फंस जाता है। मैंने बताया था डाबडा स्टेजेस होती है, डिनाइल, एंगर, देन बार्गेनिंग, देन डिप्रेशन, देन एक्सेप्टेंस, ठीक है, बीच में डिप्रेशन भी होता है, सॉरी डाबडा। तो कहीं पे भी इन स्टेजेस में फंस ना जाए इसलिए पर्सन को हम रियलिटी से ओरिएंट करवाते रहते हैं। फॉर दैट पर्पज़ सेंसरी स्टिमुलेशंस, सो दैट पर्सन की सेंसेस प्रॉपरली वर्क करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टू ऑब्वियसली मैनी ऑफ द मेंटल हेल्थ इश्यूज आर बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, एंग्जाइटी और द स्ट्रेसेस दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन सर्टेन काइंड ऑफ सीवियर इलनेसेस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और एंगर मैनेजमेंट, ठीक है। कोपिंग स्किल लर्न करवाए सकते हैं पर्सन को,
फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, रिलैप प्रिवेंशन, सो दैट एक बीमारी ठीक हो रही है तो वो फिर से रिलैप ना करे, उसके लिए उनको एडुकेट करना, कुछ स्किल्स लर्न करवाना, वैल्यूज़ क्लैरिफिकेशन कि विच इज़ कौन से वैल्यूज़, कौन से बिलीफ और कौन से नॉर्म्स सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हैं और कौन से नहीं, वो सब चीज़ें उनको क्लियर अप करना। बायो फीडबैक रिलैक्सेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया है। फैमिली इंटरवेंशंस, फैमिली को भी इन्वॉल्व करना, ग्रुप इंटरवेंशंस, लेज़र एजुकेशन कि आप फ्री हैं तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है सो दैट आप डिप्रेसिव ना हो, आपको सैड फील ना हो, आपके पास वो अनवांटेड और काइंड वेयर्ड ऑफ थॉट्स ना चलें, रीसोशलाइजेशन हो, रिमिनिसेंस हो, सोशल स्किल ट्रेनिंग करवाई जाती है, कम्युनिटी इंटीग्रेशन करवाई जाती है, वेलनेस ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सरसाइजेस करवाई जाती है, एक्वाटिक थेरेपी दी जाती है, लाइक स्विमिंग सिखाई जाती है पर्सन्स को, एक्सप्रेसिव आर्ट्स, ओके, पेंटिंग्स, poster making, some used to use the clay to make them expressive, some use sand, रेत का यूज़ करते हैं टू शो आउट देयर फीलिंग, तो वो सब चीज़ें उनको सिखाई जाती है, अडेप्टिव स्पोर्ट्स, सो दैट आर द नेक्स्ट आर द अकॉर्डिंग टू डिसऑर्डर हम लोगों की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। अगर डिप्रेसिव पेशेंट है तो उन लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिव सिंपल कंक्रीट टास्क विच आर अचीवेबल। अब ऐसा टास्क उनको नहीं दे देना कि वो उनसे फुलफिल ना हो पाए और वो उसको पूरा नहीं कर पाए और वो और सैड हो जाएं और वो बोलने लगे देखा मैंने तो बोला ही था कि मेरी लाइफ में मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, इतना छोटा सा काम नहीं मुझसे हो पाया। तो ऐसी चीज़ें देनी हैं जो चीज़ें वो अचीव कर सकें, उस काम को पूरा कर सकें और वो जब काम पूरा कर लें तो उनको मोटिवेट करना है, उनको उस काम को पूरा करने के लिए प्रेज़ करना है सो दैट उसको अच्छा फील हो कि नहीं मैंने ये काम किया, मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे वाले काम देने, फॉर एग्ज़ाम्पल क्राफ्ट, मोइंग लॉन मतलब घास निकालना, ठीक है, लॉन है, लॉन तो एवरीवन नो, मोइंग घास काटना, वीडिंग द गार्डन घास लगाना गार्डन में, गार्डनिंग करना, ऐसे छोटे छोटे काम। नेक्स्ट इज फॉर द मेनिक पेशेंट, वो जो मेनिक पेशेंट है उनको नॉन कम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ देनी है। नॉन कम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ इसलिए क्योंकि मैंने बताया वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, उनको लगता है कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, हमारे में अल्टीमेट इतनी पावर्स है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो और उनमें कंपटीशन होता है। तो ऐसी चीज़ें देनी है और दो मेनिक पेशेंट साथ में एक्टिविटीज़ नहीं दे करेंगे अदरवाइज दे विल फील कंपटीशन, तो कॉम्पिटिटिव वाली एक्टिविटीज़ नहीं देनी है। और नेक्स्ट एक्टिविटीज़ लाइक कि हम लोग स्वीपिंग दे सकते हैं, पेशेंट नीड टू वर्क इन अ एरिया अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, ऐसी जगह देनी है जहाँ पे और कोई एक्टिविटी ना हो। अगर आपने मेनिक पेशेंट को ऐसी जगह ले गए जहाँ पे कुछ लोग लूडो खेल रहे हैं, कुछ लोग घास लगा रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं और आपने उसको एक और एक्टिविटी दे दी, वो वहाँ पे अपनी एक्टिविटी छोड़ के दूसरों की एक्टिविटी में घुसना स्टार्ट करेगा, वो औरों को भी डिस्टर्ब करेगा, अपनी एक्टिविटी भी नहीं करेगा। तो ऐसी एक्टिविटी देनी है जहाँ पे कोई ना हो, बट इट्स लाइक कि वहाँ पे कोई किसी टाइप की डिस्ट्रैक्शन नहीं हो और वो उस एक्टिविटी को पूरा करें। नेक्स्ट इज द पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, तो उनको भी नॉन कॉम्पिटिटिव देने हैं, सॉलिटरी मीनिंगफुल टास्क देने हैं विच रिक्वायर सम डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे पर्सन अपना ध्यान दे सके, वेयर बाय दे कैन डेविएट फ्रॉम डिल्यूजन्स, जहाँ पे वो डिल्यूजन के बारे में ना सोचें। फॉर एग्जाम्पल पजल दे सकते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, स्क्रेबल गेम होती है, स्क्रेबल एवरीवन नो, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ गेम जो हम लोग स्क्रैबलिंग, ओके, इट्स काइंड ऑफ पजल सॉल्विंग वाला ही कंडीशन होता है। नेक्स्ट इज द कैटाटोनिक में क्या होता है, सिंपल कंक्रीट टास्क देने हैं जहाँ पे पर्सन एक्टिवली इन्वॉल्व हो सके, फॉर एग्जांपल क्ले मोल्ड करे, मतलब यूज़ करे अपने हैंड्स को मेंटल वर्क्स में। नेक्स्ट इज एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ को हम लोग सेल्फ एस्टीम एनहेंस करने के लिए एक्टिविटीज़ देते हैं, जैसे लेदर वर्क कर लिया जहाँ से वो पैसे अर्न कर सके सो दैट वो थीविंग वगैरह ना करे। मतलब इन लोगों को मेन रीज़न होता है रिक्रिएशनल एक्टिविटी का कि उनको अर्निंग सोर्सेज का पता चले और जो उनकी बैड हैबिट्स हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं हो पाती हैं उनको वो छोड़ें।
नेक्स्ट इज़ द डिमेंशिया। डिमेंशिया पेशेंट में क्या करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़, इसमें ग्रुप पीपल को इन्वॉल्व करते हैं टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड सेल्फ वर्थ। अब मैंने डिमेंशिया जब पढ़ाया था बताया था कि इंसान को ऐसा फील होने स्टार्ट होता है कि ही सेल्फ वर्थ, और उसको इरिटेशन होता है, एजिटेशन होता है, वो सोसाइटी से कटना स्टार्ट होता है, तो इसलिए ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं। प्रोवाइड दोज एक्टिविटीज़ विच प्रोमोट द फैमिलियर इंडिविजुअल हॉबीज़। अब जो उसकी हॉबीज़ हैं जिसमें उसको इंटरेस्ट है पर्सन को, हम उसे वही वाली एक्टिविटीज़ देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ का मेन रीज़न ये है कि अपना माइंड डेविएट कर सके, और जो भी वो सब्सटेंस को लेने के बारे में सोच रहा है, जो उसको क्रेविंग हो रही है, वो ना हो। फॉर दैट पर्पज़ तो उसके लिए हम लोग उनको बैडमिंटन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, रैकेट प्लेइंग, सेम थिंग, सॉरी, टेनिस प्लेइंग, कैरम प्लेइंग, योगा एक्सरसाइजेज, क्लीनिंग द गार्डन। अब जब सब्सटेंस पेशेंट की बात आ रही है ना, वी कीप देम अवे फ्रॉम द शॉप्स, क्योंकि उनकी एक क्रेविंग इतनी गंदी पहुंच जाती है कई बार कि वो अपने आप को हार्म कर सकते हैं और किसी और को भी इंजर कर सकते हैं सब्सटेंस को पाने के लिए। आपने मूवीज़ में भी देखा होता है, अगर किसी को ड्रग और लाइक कोकीन, हेरोइन की लत होती है तो दे कैन किल समवन फॉर टू गेट दैट थिंग। तो इसलिए हम लोग उनको ऐसी चीज़ों से दूर रखते हैं जो कि उसको हार्म कर सके या दूसरे लोगों को हार्म कर सके, तो अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ प्लान होती हैं। नेक्स्ट इज़ द चाइल्डहुड एंड अडोलोसेंट डिसऑर्डर में प्ले करेंगे, स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग कर सकता है बच्चा, पोइट्री में इन्वॉल्व कर सकते हैं, म्यूजिकल थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं। अडोलोसेंट्स में लेदर वर्क में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, पोस्टर मेकिंग में, एवरीथिंग। और जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में अकॉर्डिंग टू द लेवल कि कितने लेवल की मेंटल रिटार्डेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं। Next are the why recreational therapies are done. तो फर्स्ट इज टू कॉग्निटिव स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, पर्सन की अटेंशन बढ़े, पर्सन की मेमोरी में करेक्शन हो, परसेप्शन डिल्यूजन ना हो, हेल्यूसिनेशन ना हो, इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल सो दैट वो पैसे अर्न कर सके, इंक्रीज द डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है और कोई दो सिचुएशंस आती हैं दैट इज़ ऑफ अ सिमिलर वेट, और उसमें से किसी चीज़ को चूज़ करना है, तो वहाँ पे डिसीजंस ले सके पर्सन। बिहेवियरल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ कि कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, ये सिखाया जाता है। इंक्रीज द अलर्टनेस एंड अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग, रिड्यूस द कन्फ्यूज़न एंड डिसओरिएंटेशन। और नेक्स्ट इज़ द फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथन अप करने के लिए। हाउ इम्प्रूव द फिज़िकल स्किल डेवलपमेंट, increases the mobility and the muscular strength, increases the flexibility, ambulation and range of the motion, so that must it's come in the physiotherapy की पर्सन की ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट्स हो सके, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को पॉजिटिव वे में यूज़ करे। इंक्रीज फाइन मोटर स्किल्स, इम्प्रूवमेंट इन द परसेप्चुअल मोटर स्किल, बैलेंस, एजिलिटी एंड एथलेटिक स्किल्स, इम्प्रूवमेंट इन द कार्डियोवेस्कुलर एंड द रेस्पिरेटरी फंक्शन। एवरीवन नो कि हम प्रॉपर एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारे कार्डियक डिसऑर्डर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस के चांसेस कम हो जाते हैं। इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ, endurance and the coordination, decreases the pain and the stiffness, reduces the reliance upon medication and other healthcare services. Okay, अगर पर्सन एक्टिव होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी, तो हमारी, मैंने परसों कल भी बताया था कि जब भी हम साइकेट्री में बात करते हैं तो थेरेपीज आर ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंस, कि हम कुछ चीज़ को अगर बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं तो हम दवाइयों पे नहीं जाते। तो रीज़न बिहाइंड रिक्रिएशनल थेरेपी इज़ लाइक कि पर्सन दवाइयों पर ना रिलाई करे अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में जी सके विदाउट द यूज़ ऑफ मेडिसिन, इसलिए भी हम यूज़ करते हैं। रिडक्शन इन द कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द सेकेंडरी डिसेबिलिटीज़। ओके, अब पर्सन फिजिकली इन्वॉल्व होना स्टार्ट होगा तो इट्स लाइक कि ठीक है, पहले तो एक पैर कटा था या एक हाथ कटा था,
अगर पर्सन बैठा रहेगा तो ओबीज भी होगा, कुछ और हेल्थ इश्यूज आएंगे, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी, तो उन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए भी पर्सन फिजिकली स्ट्रेंथन होता है इन रिक्रिएशनल थेरेपी. Next is improvement in the psychosocial status. Obviously psychosocial status कैसे, फर्स्ट तो आ जाएगा सोशल इंटरेक्शन होगा. मैंने बोला ग्रुप थेरेपी में करवाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करता है, लोगों से कुछ ना कुछ सीखता है, वो एंटी सोशल से सोशल बनना स्टार्ट करता है. नेक्स्ट वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखता है, डिप्रेशन से ऊपर उठता है. इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आती थी, अगर पर्सन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, उसका माइंड दिन भर यूज़ हुआ होता है, तो थकान के बाद अपने आप नींद आना स्टार्ट होती है. तो दैट हेल्प इन इम्प्रूवमेंट इन द साइकोसोशल वाला पार्ट. Next is improvement in the life, recreation and the community activities. Here the role of the nurse. First is coordinate with other team members in diagnosing the abilities, strength, talent, interest, IQ level of the patient and in selecting the activities for a specific client. मतलब first and foremost is the nursing assessment. पता करना है पेशेंट के बारे में, क्या डिसेबिलिटी है, क्या क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, कहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, किस एरिया में वो अच्छा कर सकता है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में उसका नहीं है इंटरेस्ट. अकॉर्डिंगली हम लोग फिर एक्टिविटीज़ चूज़ करते हैं. प्रोवाइड अ सीरीज ऑफ graded experiences to the client. Example, observing the demonstration of any activity to more direct and active experiences. Educate the client to develop specific new skills. Encourage socialization of the client and exhibit the positive interest. Guide the client in information of the new hobbies by strengthening the abilities of the client. Next is support, supervise and cooperate the patient in implementation of the work related activities. Appreciate if the client perform any approved activities. Like I told you कि उनको reward देना है, उनको motivate करना है, उनको like वो चीज़ करने के लिए शाबाश देनी है. After token economy, each accomplishment of the work, मतलब जैसे ही उसने काम पूरा किया उसको कोई टोकन देना है. इधर इट इज़ ऑफ अ टोकन ऑफ अ लव, टोकन ऑफ द मनी और टोकन ऑफ फूड. जो उसको चीज़ पसंद है वो चीज़ उसको दिलवाना. हेल्प द क्लाइंट टू डेवलप द इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स. Approaches community agencies for the job placement of the client. ड्यूरिंग द ऑक्यूपेशनल थेरेपी मैंने बताया था कि हम लोग जब पर्सन कुछ एक्टिविटीज़ अचीव कर लेता है, कुछ स्किल लर्न कर लेता है, फिर हम सोसाइटी में जाके कुछ NGOs होती हैं, कुछ एरियाज़ होते हैं, हम लोग उनको वहाँ पे जाके काम दिलवाते हैं सो दैट वो पैसे अर्न कर सकें और अपनी लाइफ को जी सकें. नेक्स्ट इज needed guidance will be provided to the family member. That is the first and the foremost role of the nurse, to provide the education, health education to the family and to the patient if he or she is in this state to understand the education or what you are trying to make them understand. So these are the bibliographies. So that's all today's topic. Thank you and have a nice day.